हेलो, गुड इवनिंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 16 नंबर तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। तो उसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग अब यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 17 पर। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन यूनिफॉर्म एक्सलेशन इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज v। मतलब एक बॉडी स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, ये चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि रेस्ट की कंडीशन आपको दी गई है, और यहां पर यूनिफॉर्म एक्सलेशन मतलब एक तरह से कांस्टेंट एक्सलेशन दिया गया आपको, ठीक है। इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज v, n सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v के बराबर। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट 2 सेकेंड इज, तो लास्ट के 2 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा, जो हम लोगों ने एसएन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें जो हमने डेरिवेशन आपको बताया था, बस वही मेथड आप यहाँ पर यूज करेंगे। उसमें हमने आपको समझाया भी था, 2 सेकंड कहे चाहे 3 सेकंड कहे, हम लोग उसी तरीके से यहाँ पर काम करेंगे। तो जैसे हम डायग्राम से आपको समझाते हैं कि जैसे इस तरीके से है यहाँ पर कि एक बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, और u की वैल्यू क्या है, 0, और एक्सलेशन उसका है कांस्टेंट, ठीक है। एक्सलेशन हमने a एज्यूम कर लिया, और फिर उसने कहा n सेकेंड के बाद, मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम है वो कितना हो गया, n सेकेंड, और n सेकेंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, v के बराबर। आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है लास्ट के 2 सेकेंड में। तो आप यहां पर क्या करेंगे, हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे यहां से 2 सेकेंड उसने कहा, ठीक है, तो आपको इसमें से 2 सेकेंड वाला पार्ट अलग कर लेना है, ठीक है। जैसे हमने यहां से यहां तक मान लिया कि ये कितना है, 2 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें वो कितना चलेगी बॉडी, वो आपको निकालना है, मतलब इस एस नॉट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि यहां से यहां तक का टोटल टाइम कितना है, n सेकेंड। यहां से यहां तक का टोटल टाइम क्या है, n सेकेंड। तो ये हम लेंगे n सेकेंड, और इसमें हम लोग यहां पर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कितना है, मान लेते हैं s। और यहां से यहां तक का जो ये टाइम है, जो ये हमने 2 सेकेंड अलग किया, तो यहां से यहां तक का जो टाइम है वो कितना है, n-2 सेकेंड, ठीक है। भाई इसमें 2 सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसमें वो कितना चला, मान लेते हैं s डैश, ठीक है, s डैश। तो आपको यहां पर क्या करना है, s नॉट निकालना है, तो s नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा s माइनस s डैश। तो हमने यहां पर लिख दिया s नॉट इज इक्वल टू s माइनस s डैश, ठीक है। अब इसी की हमें वैल्यू यहां पर रखनी है। तो आप देखो, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जो हमारा फार्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें अगर u की वैल्यू 0 है तो क्या बचेगा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो बस हम इसी का यूज करेंगे। तो जब आप n सेकेंड के लिए देखेंगे, तो यहां पर s देखेंगे तो n सेकेंड के लिए, तो t की जगह पर क्या रखेंगे, n। और जब s डैश की बात करेंगे तो t की जगह पर क्या रखेंगे, n-2। तो यहां पर हम लोग रखते हैं हाफ n एंड, सॉरी, हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है, हाफ एन स्क्वायर। और फिर माइनस एस डैश, तो हम क्या रखेंगे, हाफ ए n-2 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। टी की जगह पर n-2 रख देंगे। तो हम लोग यहां पर इसे सॉल्व करते हैं, हाफ ए ब्रैकेट में हो गया एन स्क्वायर माइनस, अब देखो यहां पर n-2 द होल स्क्वायर है, तो हमें a-b टू द होल स्क्वायर पता है, ठीक है। ये सभी को फॉर्मूला पता होगा, a-b टू द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ये फॉर्मूले वगैरह भी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी 1D में ही, जब मैथमेटिकल पार्ट आपको हम पढ़ाएंगे। तो यहां पर हम इसे ओपन कर रहे हैं, तो ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4n, ठीक है। हाफ, यहां पर अब इसे पूरा ओपन कर लेंगे, हाफ ए, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एंड यहां पर होगा -4 एंड +4n, ठीक है। क्लियर हो गया ना। जब माइनस यहां पर हटा, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो सब साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसमें एन स्क्वायर हो गया कैंसिल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो 4/2 आ जाएगा, कॉमन लेंगे जब 4, और n-1 और a n-1, ठीक है। और ये आ गया 2a
n माइनस वन। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए यही हमारा आंसर है, बट यहां पर a है और इसमें कहीं a तो है नहीं। तो अब ये a का हम क्या करें, ये a जो आ गया उसके लिए हम क्या करें। तो आप देखो यहां पर एक चीज और आपको दी गई, देखो कोई भी चीज आपको जो आएगी रिक्वायर्ड होगी तो कहीं ना कहीं उसमें दी जरूर जाएगी। तो यहां पर आप देखो जरा कि उसने कहा था n सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है v। यहां से यहां तक का ये जो टाइम है n सेकेंड, उसके बाद वेलोसिटी v। तो ये जो दिया गया है ये एक्सेलरेशन के लिए ही दिया गया है। ठीक है, तो हम यहां से ये फॉर्मूला हटा देते हैं और यहीं पर हम आपको बता देते हैं कि ये v की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग जैसे जानते हैं v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। ठीक है, तो यहां पर u तो 0 है। अब उसने कहा n सेकेंड के बाद, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा an। इसका मतलब यहां से हमें पता चल गया कि a की वैल्यू क्या होगी, v डिवाइडेड बाई n। तो आप यहां पर a की जगह पर v बाई n रख देंगे, तो 2v n माइनस वन एंड डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो आप देखो यहां पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 2v n माइनस वन अपॉन n, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो यहां पर आप इसको पॉज कर देना, नोट कर लेना इसे। तो हम लोग यहां पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, इस ये जो क्वेश्चन यहाँ पर है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक चीज और समझाते हैं। हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि उसका यूज बहुत जगह पर आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम उसमें एक तो श्रीधराचार्य रूल लगाते हैं, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम फैक्टर्स करने की बात कर रहे हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर कैसे करते हैं। तो वो चीज आप जरा समझो। जैसे कोई भी इक्वेशन अगर इस तरह से लिखी गई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और इसमें जब हम इसके फैक्टर्स करते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं, तो इसमें x की दो वैल्यूज आएंगी। मतलब अगर एक्स स्क्वायर में है तो 100% दो वैल्यूज आनी ही आनी है। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे कि हम इसे कैसे फैक्टर्स में करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, 2x² माइनस 3x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, 2x² माइनस 3x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। तो देखो बहुत लोगों को फैक्टर्स आ रहे होते हैं और बहुत लोगों को फैक्टर्स के बारे में नहीं पता होता या नहीं कर पाते हैं। तो हम आपको वही तरीका यहाँ पर बताने जा रहे हैं क्या है। तो देखो सबसे पहले तो हम पूरा जो मेथड होता है वो बताएंगे, फिर हम इसका एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे। लेकिन चाहे आप मेथड देखो चाहे शॉर्टकट देखो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है जब हम बात करते हैं फैक्टर्स की। बात समझ में आई? तो हम लोग यहाँ पर जो कंडीशन है उसमें हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले काम आपको एक करना पड़ता है कि जैसे ये जो यहाँ पर फैक्टर दिया गया है 2। ठीक है, ये जो 2 दिया गया है, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 2 और 1 को। ठीक है, मल्टीप्लाई करना नहीं, बस ऐसे लिख देना है। और विद साइन यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, मतलब दोनों जगह पर यहाँ पर साइन क्या है, प्लस का। ठीक है, तो ये +2 हो गया और +1 हो गया। तो एक तरह से हमारे पास ये दो, जैसे यहां पर क्या हो गया, +2 और इनटू यहां पर क्या है, +1। ठीक है, मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो +2 आ जाएगा। तो हमें जो ये यहां पर दो वैल्यूज मिली हैं, इन्हीं दोनों वैल्यूज का यूज करके हमें ऐसे दो फैक्टर्स यानी कि ऐसी दो वैल्यूज बनानी है जिनका सम -3x के बराबर हो जाए। और मल्टीप्लिकेशन चूंकि उसी से हम बनाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन उसी के बराबर ही रहेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में बस आपको साइन चेक करना रहेगा कि वो साइन प्लस का होना चाहिए। तो देखो बहुत आसान है, जैसे अगर हम एक वैल्यू ले लें -2x और दूसरी वैल्यू ले लें -x। ठीक है, मतलब 1x है ना, 1 है तो 1x और 2x। तो हमने 2 और 1 लिया, तो 2 और 1 को ऐड करेंगे तो -3x आ जाएगा। -2x -x, मतलब आपको चेक क्या करना है वो देखो कि आप इन दोनों वैल्यूज को जब ऐड करें
तो जैसे -2x लिया और फिर प्लस -x लिया, तो ये कितना आ गया, -3x। ठीक, कितना आ गया, -3x के बराबर। और इसी तरह से जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -2x इंटू -x, तो यहां पर क्या आ जाएगा, +2x², +2x²। तो आप जरा देखो, यहां पर इसे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2x² आएगा। ठीक, 2x² इंटू 1, तो +2x² आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3x। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हुआ कि जब हम इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है, इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही चीज आनी चाहिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। तो यहां पर मल्टीप्लाई किया तो वही चीज आ गई, और ऐड करने पर विद साइन इसके बराबर आना चाहिए, मतलब एडिशन जब आप करें तो इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, -3 जो भी बीच में लिखा हुआ है, तो ये चीज अगर सेट है तो यही दो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे, तो इनको इस -3x की जगह पर रख देंगे। मतलब क्या हुआ, 2x² -2x -x +1 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से 2x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x -2 -1, तो यहां पर हो जाएगा, सॉरी x -1 होगा ना, ठीक है, 2x कॉमन लेंगे तो x -1 और -1 x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2x -1, और ये x -1 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो वो एक अलग ब्रैकेट में आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर दो बातें आई कि या तो 2x -1 की वैल्यू 0 होगी, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2, और या फिर यहां पर x -1 0 होगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स यहां पर हो गए, दो वैल्यूज हो गई x की, एक 1 और एक 1/2। ठीक है, तो आप इसे जल्दी से नोट करेंगे, पॉज करेंगे वीडियो और नोट करेंगे इसे। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं कि एक और एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन हम पहले इस एग्जाम्पल को एक शॉर्ट तरीके से बताते हैं, लेकिन उसे भी आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां पर आप ऐसे ही कर लेंगे, इसे भी सोचना पड़ेगा आपको। तो हम लोग यहां पर देखते हैं इसी एग्जाम्पल को एक दूसरे तरीके से। तो ये चीज हम हटा दे रहे हैं यहां से, या दूसरा पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारा क्या था, 2x² -3x +1, 2x² -3x +1 इज इक्वल टू 0। अब देखो, आपको करना वही चीज है, ठीक है, लेकिन उसी को लिखना इतना सारा नहीं है। देखो, प्रोसीजर बताना जरूरी रहता है, ये हम हमेशा आपसे कहे थे पहले भी कि किसी भी चीज का शॉर्टकट सीखने से पहले उसका एक्चुअल प्रोसीजर क्या है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमने आपको बता दिया, अब शॉर्टकट सीखो। शॉर्टकट में भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, उसमें भी सोचना है, बट उसमें लिखना आपको ज्यादा नहीं पड़ेगा। आप देखो, जैसे यहां पर है, तो इन दोनों चीजों को हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है यहां पर। ठीक है, इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करके लिखना है विद साइन। ठीक है, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर देखो प्लस है, तो आप लिखेंगे यहां पर +2, और यहां पर क्या है, इनटू, ठीक है, 1 है तो इनटू लिख देंगे 1। मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो प्लस में आएगा, 2 × 1 ऐसे लिख दिया। अब इन्हीं दोनों को लेकर हमें यहां पर दो पार्ट बनाने हैं, जिसका सम किसके बराबर आ जाए, -3 के बराबर। मतलब इसका जो भी सम आए वो किसके बराबर आना चाहिए, इस -3 के बराबर, इसके बराबर। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, अभी पीछे समझ ही चुके हैं। तो एक आएगी वैल्यू -2 और दूसरी वैल्यू आएगी -1, तो -2 -1 -3 हो गया, और जब -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यही +2। तो यहां तो ये तो आना ही आना है, बस आपको साइन चेक करना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और माइनस और यहाँ माइनस ये ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो यही से हम लिख सकते हैं x के वैल्यूज क्या होंगे। तो ऐसे समझ लो कि जब हम नीचे अभी हमने क्या किया था, उसको दूसरी साइड में ले गए थे। ठीक है, तो जब इसे दूसरी साइड में ले जाएंगे तो -2 का क्या हो जाएगा, +2। तो ये चूंकि शॉर्टकट तरीका है तो इसमें लिखा कुछ नहीं जाएगा, बस ऐसे समझा जाएगा कि इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो जब जो साइन यहाँ है उस साइन को चेंज कर देना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर
ये दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो यहां हमने लिख दिया +2। और ये दूसरी, और साथ में आपको डिवाइड भी करना है किसी एक चीज से, अभी बताएंगे किससे। और ये दूसरी साइड में जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई। डिवाइड किससे करना है जरा समझो। यहां पर जो भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, 1 है तो करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप समझ लो कुछ भी लिखा है, 1 2 3 4 6 जो भी लिखा है, उसी से इसको नीचे लाकर डिवाइड करना है। ठीक है, यहां पर तो ये आ गया 2, और उसी से आपको यहां भी डिवाइड करना है, तो ये आ गया 2। ठीक है, तो इसका मतलब वैल्यूज क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई आपकी 1, ठीक है, और एक वैल्यू आ गई 1/। ठीक, वही चीज देखो शॉर्ट तरीके से हमने कर लिया। क्या किया हमने, यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखा और इन दोनों को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ऐसे कि -2 -1 हो गया -3, और मल्टीप्लाई करने पर हो गया वही प्लस। ठीक है, तो एक वैल्यू जब इसको इधर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, साइन चेंज, और जो यहां होगा उससे आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये तरीका होता है फैक्टर करने का। तो हम आपको एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं अभी। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया यहां पर, x² -5x + 6 = 0। ठीक है, ऐसे हमने ले लिया। तो अब यहां पर देखो, फिर यही अब शॉर्टकट वाला तरीका लगाएंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा, यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो इसको हम क्या मान लेंगे 1। तो 1 को आपको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमने क्या किया 1 × 6, और साइन यहां लिख दो बाहर। ठीक है, तो बाहर साइन क्या है, प्लस का, चूंकि ये +1 है, प्लस ये भी है, तो प्लस का साइन हो गया। अब इन्हीं दोनों को लेकर आपको एक चीज यहां पर देखना है कि आपको इस 5 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिनकी वैल्यूज ऐड करने पर -5 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाए। ठीक है, तो एक कुछ लोग तो ऐसे समझते हैं कि भाई 6 -6 + 1 कर देंगे, ठीक है, तो ये -5 हो जाएगा। कुछ लोग ये चीज सोचने लगते हैं, लेकिन ये तो बात सही है कि -5 हो जाएगा, लेकिन एक दूसरी शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि -6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, जबकि यहां देखो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 है। इसका मतलब अगर आप ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर क्या होगा, तो आप कुछ और सोचो। जैसे 6 है तो 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, तो यहां पर हम 6 × 1 लिखें, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं +2 × 3। बात तो एक ही है, 6 × 1 6 और 3 × 2 भी 6। अब देखो, ये हो गया -3 और ये हो गया -2। ठीक है, यहां पर तो -3 -2 हो जाएगा -5। ठीक है, देखो अब चीजें आ गई, -3 -2 हो गया -5, और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2 से, तो क्या हो जाएगा +6। ठीक, अब देखो वही चीज आ गई, +6 आ रहा है और इन दोनों को ऐड करने पर -5 आ रहा है। इसका मतलब 3 और 2 वैल्यूज यहां पर पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे। तो अब आपको x की वैल्यू लिखनी है, तो x आपको क्या बताया गया था, आप यहां पर इसे दूसरी साइड में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये +3। इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है, जो वैल्यू यहां पर लिखी गई है यहां पर, इससे आपको डिवाइड करना है। तो देखो प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पता है 1 है तो 1 से डिवाइड करने पर कोई चेंज तो आएगा नहीं, लेकिन हम यहां पर लिख देते हैं कि आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो ये दोनों जगह पर 1 आ गया, तो इसका मतलब वैल्यूज क्या आ गई 3, 2। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और भी जगह पर इसी तरह से आते रहेंगे, तो हम आपको उसे सॉल्व करने का तरीका बताते रहेंगे, इसी तरीके को हम याद दिलाते रहेंगे आपको। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी कुछ एक दो एग्जाम्पल्स में, और उसके बाद फिर आराम से आप कर लेंगे, कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये आप वीडियो पॉज करेंगे और इसे लिखेंगे, एंड देन हम लोग अब आ जाते हैं वापस अपने उसी क्वेश्चन पर। ठीक है, 17 नंबर हमने देखा था, अब ये आ गया 18 नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं जरा। अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.
सॉरी वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई यू, यू की वैल्यू क्या हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद रिटार्डेशन, क्या दिया गया है रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन होगा तो आप ए की वैल्यू लेंगे -0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, द फर्स्ट टाइम एट विच द पार्टिकल इज 15 मीटर, तो 15 मीटर क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू 15 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसमें एक बात को आप ध्यान दें, उसने लिखा है फर्स्ट टाइम, पहली बार वो 15 मीटर पर कब होगा, तो पहली बार 15 मीटर पर होने का मतलब क्या है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो पहले तो हम यहां पर देख लें कि इसके लिए उसको टाइम क्या लगने वाला है। ठीक है, तो यहां तो आपको एस दिया है, यू दिया है, ए दिया है, टी पूछा गया है। हमने आपको लास्ट टर्न पे क्या बताया था कि अगर आपको एस पता है, यू और ए से कोई चीज हम डिसाइड नहीं करते हैं क्योंकि यू और ए सब में होता है, तीनों इक्वेशंस में होता है। तो हमें हमें क्या दिया गया है एस, और हमें यहां पर क्या चाहिए टी चाहिए, तो इसका मतलब एस और टी, तो इसका मतलब ये किस में मिलेगा सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी एंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज डालते हैं यहां पर, तो s की वैल्यू कितनी हो गई 15, u की वैल्यू है 2, यहां पर लिख दिया t, एंड माइनस हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू माइनस में रखेंगे तो माइनस आ जाएगा 0.1 एंड t स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहां पर रखा 15 इज इक्वल टू 2t एंड माइनस ये 1/20 हो जाएगा। ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। हम पूरी क्वेश्चन को 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर पूरी क्वेश्चन को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300। ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 40t, और ये हो जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर, या फिर हम इसको लिखेंगे कैसे टी स्क्वायर -40t इधर लाएंगे, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 300 इज इक्वल टू 0। अब आपको करना है यहाँ पर फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स करने के लिए हम लोगों ने देखा यहाँ पर ध्यान दिया कि यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर क्या है 300 है। ठीक है, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 × 300 का मतलब 300 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस में 300 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, जैसे हम लिख दे रहे हैं इसे 1 × 300। ठीक है, ऐसे। तो अब आपको यहाँ 1 × 300 से कुछ मिलना नहीं है, तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू प्लस में ही आप 10 × 30 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, 10 × 30, और अगर 10 × 30 लिखा है तो आपने देखा कि इसका मल्टीप्लीकेशन तो 300 हो रहा है, लेकिन 30 और 10 40। ठीक है, मतलब 30 और 10 40 हो जाएगा, और यहाँ चूंकि माइनस लाना तो दोनों में माइनस लगा दो, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 40 को, एक तो -10 लिख सकते हैं और दूसरा हम लिख सकते हैं यहाँ पर -30। ठीक है, अब आप देखो दोनों को ऐड करेंगे तो -40, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा प्लस में, तो इसका मतलब यही वैल्यूज यहां पर हो जाएंगी। तो यहां पर जो t की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी जरा देखते हैं, t की वैल्यू एक तो हो जाएगी 10 और दूसरी हो जाएगी 30। ठीक है, 10 और 30, और देखो यहाँ 1 है, तो 1 से डिवाइड करने से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। ठीक है, तो 1 से आप डिवाइड करोगे तो क्या फर्क पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 10 और 30 दो आंसर आ जाएंगे। तो देखो जब हमारे पास टाइम निकालना होता है और हमारे पास दो आंसर आते हैं, तो अगर उसमें एक प्लस आ जाता है एक माइनस, तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि भाई माइनस वाला टाइम होगा नहीं, तो प्लस वाला सही है और वही आंसर टिक कर देते हैं। बट यहाँ जरा देखो, यहाँ पर दोनों ही प्लस में है, 10 और 30 दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में होने का मतलब ये दोनों आंसर सही है। तो फिर कौन सा टिक करें, तो देखो अब देखो जरा उसने क्या कहा था फर्स्ट टाइम, पहली बार, तो आप देखो वो दो बार यहां पर होगा 15 मीटर पर, एक बार 10 सेकंड के बाद और दूसरी बार 30 सेकंड के बाद, दो बार वो होगा 15 मीटर पर। इसका मतलब पहली बार कब होगा, पहली बार होगा 10 सेकंड पर, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ये। भाई जैसे आप ऐसे सोचो कि आप अपने घर से निकले मान लिया, ठीक है, तो घर से निकलते हैं, मान लिया यहां पर कोई शॉप पड़ती है। ठीक है, ये एक मान लिया शॉप है, और ये यहां पर मान लिया एक इंस्टीट्यूट है जहां तक आपको जाना है। ठीक है, तो जब आप जा रहे होते हैं, ठीक है, यहां पर
इस तरफ से इस तरफ, ठीक है, तो भी इस शॉप पर आप होते हैं, और ये शॉप मान लिया आपकी यहां से कितनी दूर है, 15 मीटर पर, ठीक है, यहां से मान लिया 15 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो जब जा रहे होते हैं तो भी आप यहां पर होते हैं, लेकिन तब आप पहली बार जैसे मान लिया घर से चले तो 9 बजे चले, और सपोज कर लिया यहां पर 9:10 पर पहुंच गया, तो 9:10 पर आप यहां पर हैं। लेकिन बाद में जब इंस्टीट्यूट गए, फिर मान लिया शाम को वापस हुए आप, ठीक है, तो पता लगा 5 बजे यहां पर हैं, फिर तो दोबारा वाला जो टाइम होगा वो ज्यादा वाला टाइम होगा। तो वही चीज यहां पर है कि जब ये वापस रिटर्न होगा, ठीक है, वापस यहां आएगा, तो फिर से ये उस शॉप पर होगा, लेकिन तब टाइम ज्यादा हो चुका होगा। तो यहां पर वापस इसलिए होगा क्योंकि यहां पर क्या दिया गया, रिटार्डेशन। तो अगर कोई चीज ऐसे जा रही है और आपने उस पर पीछे की तरफ फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो वो रिटार्डेशन कहलाएगा, और उस रिटार्डेशन के कारण उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, और जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो वहां से वो रिटर्न होना स्टार्ट कर देगा, वापस आना स्टार्ट करेगा। जैसे ये यहाँ पर इधर गया और फिर यहां से वापस आया, तो उसी लोकेशन पर वो दोबारा फिर आएगा, लेकिन बाद वाले टाइम में। तो 10 सेकंड के बाद वो यहां पर है, और फिर 30 सेकंड के बाद फिर वापस वो उसी लोकेशन पर होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर आपसे पूछा गया था फर्स्ट टाइम। अगर वो ये ना कहता फर्स्ट टाइम, तो इसके ऑप्शंस ऐसे भी बनाए जा सकते थे। जैसे वो सिर्फ कहता कि पार्टिकल कब 15 मीटर पर होगा, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ना बोलता, और यहां पर पहला 10 और एक में 30 दे देता, और एक ऑप्शन में वो दे देता बोथ, ठीक है, कि बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो आप आंसर क्या टिक करते, 1 एंड 3, मतलब बोथ 1 एंड 3 फोर्थ ऑप्शन टिक कर देते, क्योंकि 15 मीटर पर वो 10 सेकंड के बाद भी होगा और 30 सेकंड के बाद भी होगा। बट यहां पर उसने फर्स्ट टाइम पूछा था, इसलिए हमने आंसर कौन सा टिक किया, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसे आप नोट करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, अ कार इज मूविंग along a straight road with a uniform acceleration. It passes through 2 points P and Q separated by a distance with velocity 30 km per hour and 40 km per hour respectively. The velocity of the car midway between P and Q. तो उसने आपसे कहा क्या कि एक कार है जो P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर, जो कि एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अ कार इज मूविंग along a straight road with a uniform acceleration. It passes through 2 points P and Q separated by a distance with 30 किलोमीटर, P और Q जो कि 30 किलोमीटर की, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंडीशन आपको दी गई है कि P पर वो 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा, और जब Q पर पहुंचता है तो 40 किलोमीटर पर आवर से है। तो आपसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ द कार मिडवे बिटवीन P एंड Q। तो ये तो सीधा सीधा हमने आपको फार्मूला ही बता दिया था कि वी मिड क्या होता है, वी मिड होता है रूट यू स्क्वायर एंड प्लस वी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहां पर जस्ट आप वैल्यू रखेंगे, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30, तो 30 स्क्वायर हो गया एंड प्लस 40 स्क्वायर हो गया एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आपको ये चीज पता है यहाँ पर कि 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 50 का स्क्वायर आएगा, तो रूट के बाहर आएगा 50, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √2। भाई 3 4 5 वो फिक्स रहता है ना, तो 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर तो 50 का स्क्वायर होगा, एक पीछे भी क्वेश्चन में आपको बताया था। तो यहाँ पर ये 50 का स्क्वायर मतलब रूट के बाहर 50 और नीचे आ जाएगा √2, बट ऐसा कुछ यहाँ दिया नहीं गया, तो हम यहाँ पर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो अब क्या होगा, नीचे √2 और √2 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2, तो 50/2 कितना हो गया, 25, 25, ठीक है। तो 50 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 25 एंड √2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आंसर सही हो जाएगा थर्ड। अब आप देखो, हमने आपको बताया था कि ये जो मिड वेलोसिटी होती है, इसको आप u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 नहीं करेंगे। जैसे यहां पर अगर आप u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो क्या आ जाएगा, 30 और 40 और डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 35, 35। लेकिन 35 आंसर नहीं होगा, ठीक है। 35 किलोमीटर पर आवर अगर आपने टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तब सही होता अगर वो आपसे पूछता क्या,
एवरेज वेलोसिटी, तो ये सही हो जाता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का ही फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बट उसने पूछा था मिड पॉइंट वेलोसिटी, तो मिड पॉइंट वेलोसिटी 25√2। हालांकि ये दोनों सॉल्व करेंगे तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा, बट दोनों ऑप्शंस देखो बनाए गए, तो हमने कुछ अपने तरफ से नहीं किया। ये क्वेश्चन आपको कई जगह पर मिलेगा, बुक्स में मिलेगा, आपके यहाँ पूछा गया क्वेश्चन है। तो वहां पर सोचो अगर किसी ने 35 टिक कर दिया तो उसका गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एक्चुअल फार्मूला मिडवे का ये है, तो इसलिए कौन सा सही माना जाएगा, 25√2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसे आप पॉज करें और नोट कर लें। नेक्स्ट हम लोग यहां पर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ अ मोटर कार मल्टीप्लाइज द डिस्टेंस नीडेड फॉर स्टॉपिंग इट बाय। तो ट्रिपलिंग द स्पीड, तो आपको इसका फॉर्मूला क्या बताया गया था, एस डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स एस। ठीक है, तो आपको उसने कहा ट्रिपल कर दी स्पीड, मतलब यहां पर जो है, यहां पर एन की वैल्यू क्या है, 3 है, तो एन की वैल्यू उसने दे दी 3, तो आप इसको 3 को स्क्वायर करेंगे, एस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9, और ये हो गया एस। ठीक है, एस मतलब जो डिस्टेंस है, तो एक तरह से कितना हो गया 9 टाइम्स। ठीक है, 9 टाइम्स हो गई ना, मतलब जो डिस्टेंस थी स्टॉपिंग डिस्टेंस, वो कितने से मल्टीप्लाई हो गई, 9 से मल्टीप्लाई होगी, तो यहां पर आंसर क्या सही हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, ये वाला आंसर यहां पर सही हो जाएगा, नोट कर लेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर है। अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। ठीक है, मतलब एक कार जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और जब ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो वो 2 मीटर की डिस्टेंस पर रुक जाती है। इफ द सेम कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर, अगर सेम कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, देन व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा गया, पिछले में पूछा गया था कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब पिछले क्वेश्चन में उसने एन स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी थी पिछले क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में वो आपसे एस डैश की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये पहले वाले क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में था, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा था उसने, एन स्क्वायर की वैल्यू कितने से मल्टीप्लाई होगा, तो एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। और जो क्वेश्चन नंबर आपका ये 21 है, उस क्वेश्चन में उसने कहा है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो यहां पर पूछा गया है स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब एस डैश की वैल्यू। तो हमने आपको बताया था एन आप कैसे निकालते हैं, एन आप निकालते हैं फाइनल स्पीड अपॉन इनिशियल स्पीड, तो सीधे से भी पता है 2 होगा। ठीक है, वैसे लिखना चाहें तो 80 डिवाइडेड बाई 40 लिख देंगे, और ये कितना हो जाएगा 2, एन की वैल्यू। तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस एस डैश है वो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू एस, एन स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और एस की वैल्यू यहां पर कितनी है, जब पहले वो 40 से जा रही थी कार तो उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या थी, 2 मीटर, तो यहां पर आप लिखेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये AIEEE में 2003 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम आपको क्वेश्चंस यहाँ पर करा रहे हैं इस तरह से कि पहले से रिकॉर्ड करके आपको करा रहे हैं, क्योंकि कोर्स जल्दी हो जाए इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं, तो वो पहले आप वीडियो पॉज करके जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो पहले वो क्वेश्चंस आप अपने आप ट्राई करना, और उसके बाद आप आंसर देख लेना। अगर आपका आंसर मैच कर जाता है तो आप यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है, या देखना चाहें तो देख लेंगे कि हाँ कोई मेथड में तो कोई चेंज नहीं है। और अगर आंसर मैच नहीं करता है तो बाद में आप देख लो कि कैसे बताया गया और आपने क्या गलती की है, वो गलती आपको देखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एन एथलीट इन द ओलंपिक गेम्स कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 10 सेकेंड। मतलब एक एथलीट है, एक कोई खिलाड़ी है जो कि ओलंपिक गेम्स में कहा गया है कि वो 100 मीटर कवर करता है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। हिज काइनेटिक एनर्जी कैन बी एस्टिमेटेड इन द रेंज। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को आप किस रेंज में एस्टिमेट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था AIEEE 2008 में।
तो आप यहाँ पर जरा देखो कि जैसे अगर ये आपको दिया गया है कि इतनी डिस्टेंस इतने समय में, तो इससे आप उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है 100 और टाइम कितना लिया उसने 10, तो ये क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें फॉर्मूला पता है, K इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो अब यहां मास तो दिया नहीं गया है, तो हम यहां पर अज्यूम कर ले रहे हैं, लेट m इज इक्वल टू 70 किलोग्राम। लेट m इज इक्वल टू 70 किलोग्राम। ठीक है, अज्यूम हमने कर लिया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार ये कैसे मान लिया m इज इक्वल टू 70 किलोग्राम। तो क्योंकि अगर ये नहीं मानेंगे तो आप काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि और कुछ दिया ही नहीं उसने क्वेश्चन में। तो ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई हम 70 कैसे मान लेंगे। हमारे दिमाग में कैसे है कि हमें 70 ही मानना है। हम 60 भी तो मान सकते थे। ठीक है, हम यहाँ पर 65 भी तो मान सकते थे, हम कुछ भी मान सकते थे, लेकिन हम 70 ही क्यों मान रहे हैं, 70 क्यों मान रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद। पहले हम आंसर निकालते हैं। हाफ मास की वैल्यू हमने रखा 70 और v² का मतलब हो गया 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 35। दैट मीन्स यहां पर आ गया 3500 जूल। और ये किस रेंज में पड़ रहा है, ये पड़ रहा है 2000 से 5000 की रेंज में। ठीक है, 2000 से 5000 के बीच में आएगा 3500 जूल। तो इसका मतलब ये इंप्लाई कौन सा आंसर कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इंप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब आप इसकी बात सुनो जरा। आप ऐसे सोचो कि जैसे जो एथलीट होते हैं, जो ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन एथलीट्स की जो बॉडी होती है, जैसे वैसे भी जो प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनकी बॉडी वगैरह एकदम फिट होती है ना। तो जो एथलीट्स वगैरह होते हैं उनकी बॉडी भी काफी फिट होती है, और उनकी जो दौड़ वगैरह जो कुछ भी होता है, तो वो एक पर्टिकुलर रेंज में रहता है कि भाई 60 किलोग्राम की कैटेगरी है, 65 की कैटेगरी है, या 70 की कैटेगरी है। तो उस कैटेगरी में उनकी दौड़ होती है। तो वहां पर ये एकदम फिट बॉडी के मासेस हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जो बात करते हैं, तो वहां पर अगर फिट बॉडी की, तो लगभग इसी के रेंज में हम लोग मास की बात करते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल जो हाइट होती है उसके हिसाब से। तो आप ये चीज ऐसे मान सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर और बहुत ज्यादा तो मान नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे आप 70 किलोग्राम फिट बॉडी, अब किसी एथलीट का कहते हो भाई एथलीट का मास हम 200 किलोग्राम मान लें। अब तो 200 किलोग्राम वाला एथलीट कौन सा होगा, 200 किलोग्राम वाला आदमी तो चल नहीं पाएगा। ठीक है, वो दौड़ेगा क्या। और या फिर हम कहते हैं 17 किलोग्राम का एथलीट, तो 17 किलोग्राम का एथलीट कौन सा होगा, वो इतना पतला दुबला पतला, तो वो भी गलत है। तो अगर आप कोई ऐसी वैल्यू मानते हैं जो इस तरह की हैं, जो कि मतलब अनयूजुअल लग रही हैं, तो आंसर नहीं आएगा। लेकिन जो एक्चुअल है, तो वो चीज जो है अगर आप मानेंगे या उसके आसपास मानेंगे, तो आंसर इसका सेम आएगा आपका। ठीक है, जैसे 70 किलोग्राम माना, आप मान लिया यहां पर 60 किलोग्राम मान लिया किसी ने, 60 किलोग्राम, उसका भी आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने 65 मान लिया तो उसका भी यही आंसर आ जाएगा, फर्स्ट वाला। क्योंकि अगर आपने मान लिया 60 माना, तो यहाँ 30 आ जाएगा, यानी कि 3000, तब भी तो यही आंसर आप टिक करेंगे, 2000 से 5000 जूल के बीच में। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हम एक एथलीट का जिस तरह का मास होना चाहिए, अगर हम वो मास अज्यूम कर रहे हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसीलिए उसने आपसे कहा था यहां पर रेंज। ठीक है, अगर इसमें वो कहता कि बताइए उस एथलीट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और यहां रेंज ना देकर एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी जाती, तो ये क्वेश्चन गलत था। क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू है तो हम बिना मास के कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने रेंज दे दिया तो उसमें हम एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई जिसने 65 माना उसका भी वही आंसर, जिसने 60 माना उसका भी वही आंसर, जिसने 70 माना उसका भी वही आंसर। तो बस इसमें यही एक पॉइंट समझने वाला था, समझ गए ना। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर एकदम इस तरीके से थी, थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन बनाया गया था, तो इसे नोट कर लेंगे आप। चलिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If a particle moving in a straight line is accelerated for a time t1 with acceleration a1, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और t1 टाइम के लिए वो a1 एक्सलेशन रखता है, फॉर टाइम t2 विद एक्सलेशन a2, और फिर t2 टाइम के लिए वो एक्सलेशन रखता है अपना a2, देन फाइंड एवरेज एक्सलेशन इन टाइम इंटरवल t1 प्लस t2। तो आप यहाँ पर डायग्राम देखो,
कि इस तरीके से कुछ होगा। देखो यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं फिजिक्स में, तो उसमें जैसे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है पढ़ा आपने, तो आपको कुछ लग रहा है हाँ कुछ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन है, कैसा भी क्वेश्चन है, तो डायग्राम अगर उसमें कुछ लग रहा है या डायग्राम बनाए तो थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कोशिश हमें करनी है कि उसे हम डायग्राम में कन्वर्ट कर लें और देन हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे यहाँ पर आप देखो, ए मान ले यहाँ तक ये पॉइंट है बी, और ये वाला पॉइंट है यहाँ पर सी, ठीक है। तो ए से बी तक का एक्सेलरेशन जो है वो a1 है, और टाइम कितना लगा, t1 लगा। बी से सी तक का a2, और टाइम कितना, t2, ठीक है। अब आप यहां पर देखो ए टू बी एंड बी टू सी, तो आपको यहां पर कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज एक्सलेशन। अब एवरेज एक्सलेशन क्या होगा, एवरेज एक्सलेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो अगर हम यहां पर बात करें इतनी दूर का चेंज, मतलब डेल्टा V1, ठीक है। तो हमें पता है कि जैसे एक्सलेशन का फार्मूला ये होता है, मेन फार्मूला डेल्टा V अपान डेल्टा टी। तो यहां से अगर हम डेल्टा V निकालेंगे तो वो क्या होगा, a इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये हमें ये इंप्लाई करके देगा। तो इसका मतलब अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालनी तो एक्सलेशन इनटू टाइम इंटरवल कर देंगे। तो यहां तक का जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, a1 t1, और फिर यहां से यहां तक का जो चेंज हो जाएगा वो डेल्टा V2 इज इक्वल टू हो जाएगा a2 t2, ठीक है। तो अगर आप टोटल चेंज निकालेंगे दैट इज डेल्टा V, तो वो डेल्टा V क्या हो जाएगा भाई, इतना चेंज प्लस इतना चेंज, तो टोटल चेंज आ जाएगा, दैट विल बी डेल्टा V1 एंड प्लस डेल्टा V2, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, a1 t1 एंड प्लस a2 t2, ये टोटल चेंज हो गया। तो जो एवरेज एक्सलेशन होता है वो क्या होता है, एवरेज एक्सलेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो इसका मतलब a1 t1 प्लस a2 t2 एंड डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2, ये आंसर हो जाएगा इसका। दैट मीन्स a1 t1 a2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर आप जो भी चेंज निकालेंगे वेलोसिटी का वो यहाँ पर निकाला, वही चेंज आपने यहाँ पर निकाल लिया, और उसके बाद फिर आपने टोटल चेंज निकाल लिया। तो टोटल चेंज का मतलब दोनों चेंज आपने ऐड कर दिए, टोटल चेंज आ गया, एंड देन आपने एवरेज एक्सप्रेशन निकाल दिया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल से। नोट करेंगे इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। A bus starts from rest with an acceleration of 1 meter per second square. A man who is 48 meter behind the bus starts with a uniform velocity of 10 meter per second. Then the minimum time after which the man will catch the bus. तो आप जरा यहां पर समझो कि क्वेश्चन में उसने क्या कहा है। क्वेश्चन में उसने कुछ इस तरह से कहा है कि एक मैन, एक यहाँ पर बस है, जैसे यहाँ पर हमने ऐसे बस इमेजिन कर ली, ठीक है। और इस बस के लिए उसने इनिशियल वेलोसिटी दी है 0, और एक्सलेशन उसने दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और एक्सलेशन कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसने कहा एक पर्सन है जो 48 मीटर पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है, 48 मीटर बिहाइंड। तो जैसे हम यहां पर ऐसे दिखा दें कि मान लिया ऐसे बस जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पर मान लिया 48 मीटर की दूरी पर पीछे से एक आदमी है, और वो दौड़ना स्टार्ट करता है। तो ये जो यहाँ पर डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है, मतलब बस तक की, ये कितनी है, 48 मीटर, ठीक। अब आप देखो यहाँ पर उसने क्या कहा कि वो कितने समय के बाद कैच कर लेगा, और ये जो मैन है वो दौड़ना कितने वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप सोचो यहां पर कि ये मान लेते हैं इस लोकेशन पर इसको कैच कर लेता है, यहां पर इस लोकेशन पर कैच कर लिया, तो ये हो गया कैचिंग पॉइंट, ये कैचिंग पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि बस अगर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बस अगर वो एस डिस्टेंस चलती है टी टाइम में, तो इस पर्सन को यहां से लेकर यहां तक
डिस्टेंस ज्यादा चलनी पड़ेगी, एस डैश, भाई पीछे था ना 48 मीटर, लेकिन उतने ही समय में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही बस ने चलना स्टार्ट किया वैसे इसने दौड़ना स्टार्ट किया। तो अगर मान लो 10 सेकंड में बस यहां पहुंच गई, तो जब 10 सेकंड में ये भी दौड़कर यहां पहुंचेगा तभी तो उसको कैच कर पाएगा। तो इसका मतलब उसी समय पर इसे पहुंचना है, यानी कि दोनों के लिए टाइम सेम हो जाएगा। अब आप यहां पर क्या करेंगे, आप देखो एक इक्वेशन बन रही है कि अगर हम इस पूरी डिस्टेंस में से ये s घटा दें, ठीक है, दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है कि अगर हम s डैश माइनस एस करें, s डैश माइनस एस, ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी आ जा रही है 48। इसमें से इसको घटा दो तो 48 आ जाएगा। अब ये s डैश क्या है, s डैश मैन के लिए है, तो मैन के पास कोई एक्सलेशन तो है नहीं, तो हमने क्या कहा था कि अगर मैन यहां पर अगर एक्सलेशन नहीं है, तो अगर हम फॉर मैन देखेंगे, इधर हम बता देते हैं, तो मैन के लिए जो s डैश हो जाएगा वो सीधे सीधे हो जाएगा u इंटू टी। ठीक है, क्या हो जाता है, वेलोसिटी इंटू टाइम मैन के लिए। तो मैन, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, जब एक्सलेशन नहीं होगा तो सीधे सीधे यही रिलेशन लगेगी, एक्सलेशन होगा तो आपको दो चीजें देखनी कि एक्सलेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है। कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन, वेरिएबल है तो फिर कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो मैन के लिए u इंटू टी, और u इंटू टी का मतलब क्या हो जाएगा 10t, क्योंकि उसके लिए u आपको क्या दिया गया है 10। तो यहां पर s डैश की वैल्यू हो गई 10t के बराबर। बस के लिए अगर आप देखें तो फॉर बस, वैसे इसे लिखने की जरूरत नहीं, बट मैं अलग से समझा दे रहा हूं कि आपको सही से समझ में आ जाए। बस के लिए आप देखें तो बस के पास एक्सलेशन है, तो जब एक्सलरेशन होगा तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, मतलब यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो आप यहां पर यूज करेंगे यूटी एंड प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लेकिन ये क्या हो गया जीरो, तो यहां पर क्या आ जाएगा हाफ, और एक्सलेशन कितना है 1 और इंटू टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर बाई 2 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना आ गया 48। आप इसे पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 20t माइनस टी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 96। ठीक है, तो अब इसे हम ऐसे लिख लेंगे, टी स्क्वायर माइनस 20t, इसको इधर ले जाएंगे, प्लस 96 इज इक्वल टू जीरो। टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो फिर से आपको फैक्टर्स ही करने हैं, तो फैक्टर्स हम लोग कैसे करेंगे, ये चीज हम लोग अभी पीछे सीख चुके हैं। तो फैक्टर्स करने के लिए जैसे यहां पर क्या है 1 है, ठीक है, तो 1 और 96 को आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। 1 और 96 को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो साइन तो प्लस का आ जाएगा, लेकिन हमें ये पता है कि 1 इंटू 96 करने पर एक फैक्टर 96 और एक 1, तो 96 में चाहे 1 ऐड करो चाहे घटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो 20 तो आ नहीं जाएगा। तो हम इसके कोई दूसरे फैक्टर सोचें ऐसे जिसका सम कितना हो जाए 20। तो अगर हम यहां पर एक फैक्टर ले लें 12 और एक फैक्टर ले लें 8, तो 12 इंटू 8 क्या होता है 96, और ऐड करने पर आ जाएगा 20। अब सिर्फ आपको साइन एडजस्ट करना है, तो साइन एडजस्ट करने के लिए आप सोचो यहां लाना है आपको -20, तो आपको यहां पर लेना होगा -12 एंड -8, -12 एंड -8। तो दोनों को ऐड करो 20 हो जाएगा माइनस में, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 96, यानी कि एकदम सब सही है। तो अब यहाँ पर t की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो जब उधर ले जाएंगे तो एक हो जाएगी 12 और एक हो जाएगी 8। देखो यहाँ 1 है तो डिवाइडेड बाई आप 1 करेंगे तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से डिवाइड करने पर ये 12 एंड 8 ही आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 1 है ना, इसी से डिवाइड करते हैं ना, पीछे आपको रूल बताया गया था, इसी से आपको दोनों जगह 1 से डिवाइड करना है, तो 1 से डिवाइड करने पर वो वही रहेगा। तो अब उसने आपसे कहा है कि मिनिमम टाइम, तो देखो यहां पर भी वही चीज है कि ये दोनों टाइम सही है, 8 भी सही है और 12 भी सही है, लेकिन आपको कौन सा चूज करना है, मिनिमम। तो अगर हम यहां पर देखें फॉर मिनिमम टाइम, तो फॉर मिनिमम टाइम, ठीक है, आप क्या चूज करेंगे, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। दैट मीन्स यहां पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब ये दूसरा जो टाइम है ये क्या है? तो देखो ये क्वेश्चन एक बार आईआईटी में पूछा गया था बहुत पहले। तो वहां पर उसने ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि आप इसे एक्सप्लेन करो। एफएमसी में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उससे पहले ये आईआईटी में भी पूछा गया था। तो यहाँ पर कहा था उसने, एक्सप्लेन करो ये दो टाइम क्यों आ रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन, कि यहां पर मान लिया कैच कर लिया पहले 8 सेकंड पर, लेकिन अब ये जैसे मैन दौड़ रहा था, तो ये कंडीशन बिल्कुल वैसी है जैसे आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि जैसे आप कहीं पर रोड पर पहुंचे और आगे बस स्टॉप है। जैसे ही आप मान लिया वहां पर पहुंचे, देखा आपने कि बस वहां से चलना स्टार्ट कर दी धीरे धीरे, तो आप दौड़ कर उसको कैच करते हैं जाकर। ठीक है, तो क्या होता है, क्योंकि बस एक्सेलरेट करेगी तो धीरे धीरे वो अपनी स्पीड बढ़ाएगी, और आप एकदम से तेजी से दौड़कर वहां पर जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, बस को कैच कर सकते हैं, या आप बस से आगे भी निकल सकते हैं, क्योंकि आपकी स्पीड तेज है और बस धीमे धीमे अपनी स्पीड बढ़ा रही है। तो अगर ये मैन यहां पर कैच इसे ना करे, मतलब यहीं पर ये यहां पर जैसे मिल गई लेकिन इसने कैच नहीं किया और ये मैन आगे दौड़ गया। ठीक है, तो चूंकि मैन की स्पीड तो फिक्स है 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैन तो दौड़ेगा उसी स्पीड से, लेकिन बस की स्पीड फिक्स तो है नहीं, उसमें एक्सेलरेशन है, तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आगे जाने पर मान लिया मैन कहीं पर पहुंचा, तो बस जाकर मैन को कैच करेगी। मतलब पहले मैन ने बस को कैच किया और फिर मैन आगे अगर निकल जाएगा तो बस जाकर मैन को कैच करेगी जाकर। और बस यहां पर जब मैन को कैच करेगी तो कितने समय के बाद? 12 सेकंड के बाद, यहां पर 12 सेकंड के बाद। लेकिन उस समय भी अगर ये नहीं यहां पर बैठा, इसने सोचा कि नहीं हम और आगे दौड़ के कैच कर लेंगे, तो फिर इसको दोबारा नहीं मिलेगी बस। ठीक है, क्योंकि बस की स्पीड फिर इतनी हो जाएगी कि मैन उसे दोबारा नहीं कैच कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो दो टाइम आए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को दो बार मिलेंगे। पहली बार मैन बस को कैच करेगा और दूसरी बार बस मैन को कैच करेगी। और उसके बाद फिर कोई और टाइम ऐसा नहीं आएगा जिसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ में हो पाए। तो यहां पर मिनिमम टाइम चूंकि पूछा गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, दैट इज 8 सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए नोट करें इसे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये एम्स में भी पूछा गया था और एआई ट्रिपल ई में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन जरा हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स एट द रेट एफ थ्रू अ डिस्टेंस एस। मतलब एक कार रेस्ट से स्टार्ट करती है, ठीक है, और एक्सेलरेट करती है किस रेट से? एफ रेट से। और कितनी डिस्टेंस तक? एस डिस्टेंस तक। देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम टी। फिर टी टाइम के लिए वो कांस्टेंट स्पीड से चलती जाती है। ठीक है, मतलब यहां पर जैसे हम डायग्राम बनाए तो ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर उसने एस डिस्टेंस कवर की एफ एक्सलेशन से। फिर अगले जो यहां पर सेक्शन में है टी टाइम, तो टी टाइम के लिए उसने अपनी स्पीड कांस्टेंट रखी। देन रिटार्ड करती है, देन डिसलरेट एट द रेट f/2। और फिर यहां पर डिसलरेशन आ जाता है f/2, और फाइनली वो फिर से रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, और यहां पर भी वो रेस्ट से ही स्टार्ट करती है। तो उसने यहां पर कहा है, इफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 15 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इज 15 सेकेंड नहीं सॉरी 15s, देन। तो देखो यहां पर उसने कहा अगर टोटल डिस्टेंस वो यहां से लेकर यहां तक कितनी कवर कर रही है? 15s के बराबर। तो आपको यहां बताना है। अब जैसे इसमें देन लिख दिया उसने, अब उसने देन लिखने के बाद कुछ और तो लिखा नहीं। उसने ये तो लिखा नहीं यहाँ पर कि एवरेज फाइंड करिए या एवरेज एक्सलेशन बताइए या एवरेज स्पीड बताइए, ऐसा कुछ उसने कहा नहीं। उसने सीधे कह दिया देन। तो फिर आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि वो जानना क्या चाह रहा है। तो हमने ऑप्शंस देखे यहाँ पर। तो ऑप्शन में हमें दिखा कि वो एस और एफ और टी का रिलेशन जानना चाह रहा है। सब में एस एफ टी और एस एफ टी है, ठीक है। तो वो जानना चाह रहा है कि भाई एस एफ और टी का रिलेशन क्या होगा, यही तो जानना है।
चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर, चूंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है अलग तरह से, तो हम यहाँ पर एक अलग पेज पे आपको ये क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। आप देखो इसका जो डायग्राम, हम इसे डायग्राम में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे आप देखो, ये यहाँ पर दिखा दिया हमने। यहां से मान लिया उसने स्टार्ट किया u इज इक्वल टू 0 से, और उसका जो एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन वो कितना है, f के बराबर, ठीक है। और यहां तक उसने एक्सलरेट किया, और ये जो उसने डिस्टेंस यहां से यहां तक की कवर की है, वो डिस्टेंस है यहां पर s के बराबर, ठीक है। और जो टोटल डिस्टेंस उसने यहां से यहां तक की कवर की है, वो कितनी है, वो है 15s, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। फिर उसने सपोज कर लिया इस लोकेशन पर वेलोसिटी अटेन कर ली v, मान लिया यहां पर वेलोसिटी v आ गई। तो उसने कहा कि वो t टाइम के लिए, मतलब यहां से यहां तक अगर बीच का ये टाइम हम मान लें t, तो t टाइम के लिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है। इसका मतलब यहां पर पहुंचने पर अगेन उसकी वेलोसिटी v ही रहेगी, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट, यहां तक क्वेश्चन में दिया गया है। और देन वो डिसलरेट करती है, डिसलरेशन या रिटार्डेशन, ठीक है। और वो एक ही बात है, तो f/2 से, और फाइनली वो आ जाती है यहां पर रेस्ट में, दैट इज v इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पूरा हो गया क्वेश्चन। तो आपसे उसने एस एफ टी का रिलेशन पूछा है, तो जैसे उसने कुछ कहा नहीं है, तो हम एक तरफ से क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं करने की, ठीक है। जैसे हमने सपोज कर लिया ये वाला सेक्शन, हम इसे डायग्राम में ही सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हम डायग्राम में ही इक्वेशन अप्लाई करें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। तो यहां पर आपको u0 दिख रहा है, तो यहां से रिलेशन आ गई v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और a की जगह पर आ जाएगा f, और डिस्टेंस कितनी, s के बराबर, ठीक। हमने इसको डाल दिया इक्वेशन 1, और फिर हमने देखा कि उसने हमसे एस एफ टी का रिलेशन पूछा है। तो यहां पर s भी है, f है, लेकिन t नहीं है, v है। तो हमें यहां पर रिप्लेस करना है इस v को t से, लेकिन डायरेक्ट तो रिप्लेस कर नहीं देंगे, मतलब हमें v एज अ फंक्शन ऑफ t निकालना पड़ेगा, और t के अलावा उसमें या तो कुछ ना आए, और या आए भी तो s और f ही आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं। तो v तो यहां पर है, तो इसका मतलब हमें अगले सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो हम अगले सेक्शन में पहुंचे, और यहां पर हमने देखा कि यहां पर इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं, अगर हमें किसी तरह से ये डिस्टेंस पता चल जाए, जिसको हमने s नॉट मान लिया। अगर ये आपको दे दे या पता चल जाए आपको, तो आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू s नॉट डिवाइडेड बाई t, ठीक। तो यही v उठाकर यहां रख देंगे, और हमारी रिलेशन आ जाएगी जो वो चाह रहा था। अब आप देखो यहां पर कि ये जो s नॉट अपान टी है, इसमें प्रॉब्लम है s नॉट की, क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं पता है। अब यहां से तो निकलना नहीं है, क्योंकि इधर का तो सब कुछ यूज कर लिया, अभी आगे कुछ बचा हुआ है। तो आप यहां सोचो कि आपको उसने ये दे रखा है 15s, ठीक है। 15s आपको ये डिस्टेंस उसने दी है। अगर आपको ये वैल्यू पता चल जाए, कौन सी, एस नॉट की, तो आप यहां पर, सॉरी, यहां की वैल्यू, यहां की वैल्यू, ठीक है, एस डैश, इसको हमने मान लिया ये एस डैश है, और ये एस डैश अगर आपको पता चल जाए, तो आप क्या करेंगे, एस और एस डैश को ऐड कर लो, और 15s में से आप घटा दो। हमने क्या कहा, इससे और इसे ऐड करो और इसमें से घटा दो, तो ये बीच वाला जो पार्ट है वो निकल आएगा, एस नॉट की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो आप यहां पर ये एस डैश कैसे निकालेंगे, ये सोचना है। तो आप देखो, मैंने आपको एक पीछे केस कराया था, तो उसमें क्या था कि कोई भी बॉडी, जैसे ये वाला केस क्या था, इस ऐसे यहां पे बताए थे, फिर अभी हम हटा देंगे। एक केस था जिसमें हमने कहा था u इज इक्वल टू 0, और एक्सलेशन अल्फा, फिर रिटार्डेशन बीटा, और फाइनली v इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसमें आपको बताया गया था कि अगर यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो s1 है, और ये है s2, तो s2 डिवाइडेड बाई s1, S2 बाई S1, तो अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा, ठीक है। ये रहेगा S2 पान S1, तो अल्फा बाई S2 बाई S1, तो अल्फा बाई बीटा, ठीक है। तो ये आपको पहले हम बता चुके हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहां लगा ले, मैच कराएं। जैसे बीच का पार्ट बस इसमें नहीं है, तो आप देखो यहां पर
कि ये 0 है और ये v है, यहां भी ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, तो 0 और v, और फिर v से फिर 0, v से फिर 0, तो ये डिस्टेंस और ये दोनों एक्सलेशन हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो इनको हम रिलेट कर लेंगे इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। पहले इसको हटा देते हैं हम। यहां पर हमने क्या किया कि लिखा s डैश डिवाइडेड बाई s डैश डिवाइडेड बाई s, तो एक्सलेशन उल्टा रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या रहेगा, f डिवाइडेड बाई f बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि जो s डैश की वैल्यू है वो हो गई 2s के बराबर। ठीक, अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना है s नॉट। तो आप निकालेंगे s नॉट, तो 15s, हमने क्या कहा था, टोटल में से क्या घटाना है, s और 2s इधर का। ठीक है, तो अगर टोटल में से s और 2s घटा देंगे तो बीच का पार्ट आपका आ जाएगा। दैट मीन्स 15s माइनस s और 2s कितना हो जाएगा, 3s। 3s, तो ये कितना आ जाएगा, 12s के बराबर। ठीक है, 12s आ गया। अब आप यहां पर जो v है उसकी बात करेंगे, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा देयर फोर s नॉट डिवाइडेड बाई t, एंड दिस इज इक्वल टू 12s डिवाइडेड बाई t। ठीक, आप इसी को रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। आप रखें यहां पर, पुट इट इन इक्वेशन 1। तो 1 में रखेंगे तो v स्क्वायर मतलब 12s डिवाइडेड बाई t टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2fs। आप यहां पर इसका स्क्वायर करें तो ये 144 हो जाएगा। s स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2fs। ठीक है, तो एक ये s कैंसिल हो जाएगा और यहां से आ जाएगा, हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इधर ही लिख दे रहे हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमें निकालना था s इज इक्वल टू आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 144, s इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 144, और t स्क्वायर जाएगा इधर, तो ft स्क्वायर, एफ टी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1/72 एफ टी स्क्वायर। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से रहेगा। तो आपको यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है तो आपके पास तो वीडियो है, आप बाद में फिर से एक बार रिवाइज कर लो, 2 बार रिवाइज कर लो, सब समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आप सीक्वेंसली बस चलते जाएंगे, पहले ये देखा, देन ये देखा आपने, और फिर आपने यहां से सोचा कि अगर एस नॉट पता चल जाए तो हम बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एस नॉट निकालने के लिए आपको ये निकालना था, और ये दोनों ऐड करके इसमें से घटा देंगे तो बीच की डिस्टेंस आ गई, और उसे उठाकर हमने रख दिया इसमें, और इसे उठाकर रख दिया फर्स्ट इक्वेशन में। अब एक सवाल आपके दिमाग में होगा, उसका हम आंसर दे देते हैं कि अगर हमें ये रिलेशन नहीं पता होती, एस डैश अपान एस इज इक्वल टू एफ अपान एफ बाई 2, तो ये रिलेशन अगर आपको नहीं पता होती तब आप क्या करते। ठीक है, उस कंडीशन में आप यहां पर इस क्वेश्चन को क्या नहीं सॉल्व कर पाते, बिल्कुल कर लेते सॉल्व। उसे हम अलग से आपको यहां पर बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पर देखो कि यहां पर आप क्या अप्लाई करते, जो लास्ट वाला पार्ट है उसके लिए हम यहां पर अप्लाई करते, जैसे ये अलग से हम बता दे रहे हैं। ठीक है, कि अगर आपको रिलेशन नहीं पता है तो आप उस वाले पार्ट के लिए अप्लाई करते वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो यहां पर क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है v और फाइनल वेलोसिटी है 0, तो आप यहां रखते 0 और यहां रखते v स्क्वायर, और यहां पर रखते -2, क्योंकि a की वैल्यू माइनस में रखेंगे ना f बाई 2, तो यहां पर हो जाएगा f डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस। तो यहां से ये s और s कैंसिल, तो f s की जो वैल्यू है, ये s, ठीक है, s डैश था ये। ठीक है, f s डैश है ना, तो s डैश की जो वैल्यू है एफ एस डैश की, वो हो जाएगी वी स्क्वायर के बराबर। दैट मीन्स एफ एस डैश इज इक्वल टू, और वी स्क्वायर इस वाली इक्वेशन में क्या है, 2fs, तो यहाँ रखते हैं हम 2fs, और यहाँ से देखो आप f और f कैंसिल कर दो, तो s डैश की वैल्यू क्या आ गई, 2s। कोई केस की जरूरत नहीं, आपने इस तरीके से भी यहां पर निकाल लिया s डैश, जो कि कितना आ गया, 2s, और वहां भी 2s आया था। लेकिन दोनों में एक अंतर है, वो अंतर क्या है, इसमें 2 बार आपने इक्वेशन यूज की, ये फिर ये वाली, तब आप निकाल पाए, और ये
जरा सा एक लाइन में हो गया तुरंत कि एस डैश की वैल्यू क्या होगी 2s। तो बस टाइम का डिफरेंस आ गया कि इसमें टाइम आपको कम लगा, इसमें ज्यादा लगा, लेकिन आ जाएगा, दोनों तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से इसे नोट कर लेंगे आप। चलिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 26 है। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है, इसको ध्यान से समझेंगे, इसमें भी एक बहुत बढ़िया बात आ रही है, एक अलग पॉइंट आ रहा है। ठीक है, उस पॉइंट को बस आपको समझना है। पहले क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। अ ट्रक इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, ऑन सीइंग रेड लाइट इट डिसलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही। जैसे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको पहले हम कन्वर्ट कर लें। तो 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 5 डिवाइडेड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10, और कन्वर्ट किस में होगा, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, फिर उसने क्या कहा, डिसलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या हुआ इसका कि इसका जो रिटार्डेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू हो गई -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The reflex time of the driver is 0.4 second. How much distance truck will travel before coming to a stop? अब देखो उसने कहा रुकने से पहले वो ट्रक कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन उसमें उसने एक पॉइंट दे रखा है, रेफ्लेक्स टाइम ऑफ द ड्राइवर इज 0.4 सेकेंड। तो ये रेफ्लेक्स टाइम क्या है, पहले वो हम लोग समझ लेते हैं। देखो रेफ्लेक्स टाइम का मतलब ये होता है कि जैसे आप जब कोई चीज देखते हैं तो देखने के कुछ समय के बाद आप रिएक्ट कर पाते हैं, हालांकि वो समय बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा समय होता है, बट कुछ समय लग जाता है। क्योंकि देखो आपको ये चीज पता है कि जब हम कोई चीज देखते हैं तो आंखों से हमने देखा, ठीक है, अब उसके बाद देखने के बाद हमारा ये जो सिग्नल है वो कहाँ तक जाता है, ब्रेन तक जाता है। अब ब्रेन डिसाइड करेगा कि भाई ये काम किसका है। हाथ का है तो वो हाथ को इशारा करेगा, मतलब वो ऑर्डर देगा। पैर का है तो पैर को ऑर्डर देगा। जिस भी सेक्शन का काम है उसे वो एक तरह से ऑर्डर देता है कि भाई ये आपका काम है, आप इसको संभालो। लेकिन ये बहुत फास्ट प्रक्रिया होती है। ठीक है, कि देखा तुरंत ब्रेन तक सिग्नल गया और तुरंत हमारे हाथ पैर में से जिसको भी काम करना था उसने अपना काम कर दिया। ठीक है, ऐसे ही कुछ ऑटोनॉमस सिस्टम बन जाते हैं। ऑटोनॉमस सिस्टम भी आपको पता होगा कि भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम बस देखते हैं और हमारे हाथ पैर चल जाते हैं। ठीक है, जैसे हम जब गाड़ी चलाते हैं, जैसे बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसमें इतना ज्यादा दिमाग का यूज थोड़े करते हैं। वैसे थोड़े होता है कि आगे से कोई कोई आ रहा है तो पहले हमने देखा, फिर हमने वहां पर सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए। इतना करेंगे तब तक तो पता नहीं बवाल हो जाएगा पूरा। तो हम वहां पर क्या करते हैं, बस देखा हमने और हमें पता है कि हाथ पैर अपना ट्रेंड है, तो ऑटोनॉमस होता है, मतलब ऑटोमेटिकली तुरंत अपने आप वो प्रक्रिया हो जाती है। तो यहाँ पर जो रेफ्लेक्स टाइम है उसका मतलब क्या है कि एक चीज देखने के कितने समय के बाद आप वहां पर रिएक्ट कर पाते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर रेफ्लेक्स टाइम बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई कभी कभी होता ना, जैसे मान लिया आपका ही कोई जानने वाला है, ठीक है, या कोई भी है पर्सन, कोई दोस्त वगैरह, किसी तरह से मान लिया कभी बाइक वाइक पे जा रहे थे, ठीक है, और फिर दूसरे दिन आपने देखा कि वो हाथ में पट्टी उट्टी बांध के आ रहे हैं, तो आपने उनसे पूछा कि भाई ये क्या हो गया। ठीक है, तो अपनी दुख भरी दास्तान कैसे सुनाता है, तो वो यही तो कहता है कि भाई यार क्या बताएं, जा रहे थे बाइक से। अब वो ये नहीं बताएगा कि हम इधर उधर देख रहे थे, बताएगा कि भाई जा रहे थे, और बस जब तक हम आगे से कार आ गई और जब तक हम ब्रेक लगाते लगाते तब तक घुस गए जाके। ठीक है, ऐसे तो बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब इसका क्या, अब उसका कहने का मतलब क्या है कि जब तक हम ब्रेक लगाते लगाते, मतलब क्या हुआ कि हमें पता तो चल गया था कि हमें ब्रेक लगाना है, बट हमारे पास वो टाइम ही नहीं बचा, ठीक है, कि हम उतना वहां पर काम कर पाए। ठीक है, तो एक तरह से ऐसे आप समझ लो कि आंख से ब्रेन तक तो सिग्नल पहुंच गया, लेकिन ब्रेन से पैर तक सिग्नल नहीं पहुंच पाया, ऐसे आप उसको समझ लो। तो हम हमारे पास उतना टाइम नहीं बचा था और हम जाकर लड़ गए। तो ये जो यहाँ पर सिचुएशन होती है कि जो वो ड्यूरेशन लग जाता है रिएक्ट करने में, कि हमने किसी चीज को देखा और उसके कितने समय के बाद हम रिएक्ट कर पाए,
उसी को हम रिफ्लेक्स टाइम बोलते हैं। तो सीधा सा कहने का मतलब ये है कि ये वो टाइम होगा जितने समय तक आप रिएक्ट नहीं कर पाते, इतने समय के बाद ही आप कोई रिएक्शन दे पाएंगे। तो इस टाइम तक जो बॉडी जिस तरह से चल रही है वो वैसे ही चलती रहेगी, उसमें कोई चेंज आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको यहां पर उसने क्या कहा, उसने यहां पर कहा कि एक ट्रक जो है उसकी स्पीड क्या थी, यू, ठीक है, U10 है। अब उसका रेफ्लेक्स टाइम 0.4 सेकेंड है, उसने रेड सिग्नल देखा आगे, ठीक है। तो उसने उसका रेफ्लेक्स टाइम 0.4 सेकेंड है, इसका मतलब ये हुआ कि 0.4 सेकेंड तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि इतनी डिस्टेंस को अगर हम यहां पर S1 मान लें तो ये डिस्टेंस वो कवर करेगा, लेकिन उसके अंदर कोई रिटार्डेशन नहीं आएगा। यहां पर भी उसकी वेलोसिटी अगर आप देखेंगे तो वो यू ही आपको मिलेगी, क्योंकि अभी वो ब्रेक नहीं लगा पाया, क्योंकि रिफ्लेक्स टाइम में वो कुछ कर नहीं पाएगा। रिफ्लेक्स टाइम जितना है उसके बाद ही वो कोई रिएक्ट कर पाएगा, रिएक्शन होगा कुछ उसका। तो यहां पर एक तरह से यहां तक तो वैसे ही चला, अब इसके बाद वो यहां पर ब्रेक लगाएगा तो यहां पर रिटार्डेशन आएगा -2, और उसके बाद देन वो सपोज कर लिया इस लोकेशन पर जाकर रुक गया, ठीक है। तो आपको ये S1 भी निकालना है और साथ में आपको ये S2 भी निकालना है, एंड देन आप ये टोटल डिस्टेंस निकालेंगे S, जो कि आपसे उसने पूछा है यहां पर, ठीक है। क्लियर हो गया? तो बस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझना था, बाकी क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। तो हम लोग यहां पर देखें जरा कि कैसे निकालेंगे। तो जैसे हम यहां पर लिख दे रहे हैं कि ये पॉइंट मान लिया A है, ये वाला पॉइंट यहां पर B है, और ये वाला पॉइंट C है, ठीक है। तो हम यहां पर A टू B की बात करने वाले हैं पहले, A टू B। तो A टू B अगर हम देखेंगे तो जो S1 आएगा तो वो S1 कितना हो जाएगा, कोई एक्सलेशन तो रहेगा नहीं, तो U इंटू टी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, U इंटू टी, मतलब U की वैल्यू कितनी 10 और T कितना है 0.4, तो ये कितना आ जाएगा 4 मीटर, ठीक है। ऐसे ही फिर यहां पर क्या आएगा, B टू C। तो B टू C अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर एक्सलेशन आ जाएगा, ठीक है, रिटार्डेशन। तो यहां पर हम अप्लाई करें। अब देखो यहां पर कोई टाइम आपको नहीं दिया गया, तो जब आपको टाइम नहीं दिया जाएगा तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS वाली इक्वेशन, ठीक है। यहां पर आप देखो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी U मतलब 10 ही रहेगी, तो ये 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा, और प्लस 2 A की वैल्यू क्या है -2, तो -2 हो गया, और S2, S को हमने क्या लिया है S2। तो आप देखो यहां से जो S2 है वो कितना आ जाएगा, 100/4, दैट इज 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर आ जाएगा S2। तो अब यहां पर आपके पास जो S है वो आ गया, S1 प्लस S2। S1 कितना निकल कर आया 4, और S2 कितना आया 25, तो ये कितना आ जाएगा 29 मीटर। दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था ना, कि यहां पर आपको एक नई चीज सीखने को मिली, रेफ्लेक्स टाइम। और रेफ्लेक्स टाइम में क्या बताया गया कि ये वो टाइम होता है जितनी देर तक आप रिएक्ट नहीं कर पाते, मतलब देख लिया लेकिन आप कोई एक्शन नहीं कर पाएंगे वहां पर, ठीक है, मतलब आप किसी तरह का कोई रिएक्ट नहीं कर पाएंगे वहां पर। तो वो जो टाइम रहता है उसी को हम बोलते हैं रेफ्लेक्स टाइम। तो क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ अ ग्राउंड वेयर ए बी इज इक्वल टू ए। द बॉय एट बी स्टार्ट्स रनिंग इन अ डायरेक्शन perpendicular to AB with velocity v1. The boy at A starts running simultaneously with velocity and v and catches the other boy in a time t where t is। AIPMT में आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में उसने कहा है द बॉय एट ए, जैसे आप पहले से समझ लो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जैसे ये सिचुएशन कुछ ऐसे दी गई है,
कि यहां पर मान लिया एक बॉय है ए और यहां पर एक बॉय है बी, ठीक, ये दो हो गए। तो उसने कहा टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ अ ग्राउंड वेयर ए बी इज इक्वल टू ए, और ये वैल्यू क्या है, वो ए के बराबर दी गई। अब उसने कहा द बॉय एट बी स्टार्ट्स रनिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी विद वेलोसिटी v1, मतलब ये जो b है ये v1 वेलोसिटी से ए बी के परपेंडिकुलर दौड़ना स्टार्ट करता है। द बॉय एट ए स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली, मतलब उसी समय, विद वेलोसिटी v, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी अपनी चेंज वो नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। एंड कैचेस द अदर बॉय इन अ टाइम t वेयर t इज, तो ये यहां पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे जाता है और इस लोकेशन पर इसको जाकर कैच कर लेता है और इसकी वेलोसिटी क्या है v, ठीक है। तो जैसे ये काम आप लोगों ने स्कूल कॉलेज में किया भी होगा, कि जैसे होता नहीं है कि जैसे हमारा मान लिया कि यहां पर मान लेते हैं इधर साइड में कहीं डोर है, ठीक है। तो अब यहां पर मान लिया मैं खड़ा हूं, ठीक है, और इधर डोर है और कोई दूसरा हमारा जो साथी है वो इधर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है कि हम इधर से ही निकल सकते हैं, उसको भी ये बात पता है। अब हमने उससे मान लिया उसका कोई सामान लेकर हमने भागना शुरू किया, अब उसने हमको दौड़ा लिया, ठीक है। तो जब वो दौड़ाता है तो उसको पता है कि ये वहां से निकलेगा, तो हमारे पीछे थोड़े भागेगा, ठीक है। वो क्या करता है, उधर ही भागेगा कि इसको वहीं दरवाजे पे हम कैच कर लेंगे जाके, ठीक है। तो हमने इधर से भागना शुरू किया, उसने उधर से भागना शुरू किया और वहां पर वो कैच कर लिया। तो बिल्कुल वही कंडीशन यहां पर दी गई है। क्लियर हो गया ना, कि इसने इधर भागना शुरू किया और इसने ऐसे भागना शुरू किया और इस लोकेशन पर सी पॉइंट पर उसने कैच कर लिया, ठीक है। दिस इज कैचिंग पॉइंट, कैचिंग पॉइंट, ये कैचिंग पॉइंट हो गया, यहां पर कैच कर लिया। लेकिन जब साइमल्टेनियसली लिख दिया गया साथ में, तो अगर इसे यहां से यहां तक जाने में टी टाइम लगा तो इसको भी टी टाइम में ही वहां पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बाद में पहुंचेगा तो वो निकल जाएगा और अगर ये बाद में पहुंचेगा तो ये आगे चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों को बराबर एक ही समय पर वहां पर पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो ट्रायंगल आपको दिख रहा है कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल जब हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही बात आती है, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं वो अपने आप घूम जाता है पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आपको इन सभी चीजों को रिलेट करना है तो हम इन सभी जो ये साइड्स हैं उनको रिलेट कर लें। इन साइड्स को रिलेट करने का मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो वेलोसिटी और टाइम है वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वी टी टू द होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू तो डायरेक्ट आपको ए दे रखी है, ए स्क्वायर, और बी सी क्या हो जाएगा, वी वन इंटू टी टू द होल स्क्वायर, ठीक। अब इसे इधर लाएंगे और टी स्क्वायर है, मतलब ऐसे हम लिख दे रहे हैं वी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर एंड टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसे इधर की तरफ लाएंगे और टी कॉमन भी ले लेंगे, तो हम यहां लिख दे रहे हैं जैसे टी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां से अगर हम टी की बात करें तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ठीक है। समझ गए ना, कि यहां से हमने इसे इधर लिया और फिर टी स्क्वायर कॉमन लिया, वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर हो गया, एंड देन दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, टी स्क्वायर बराबर ये नीचे आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर था टी स्क्वायर पर तो उसको हम रूट लगा देंगे, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट। तो रूट ए स्क्वायर अपान वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, रूट ए स्क्वायर अपान वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप नोट कर लें इसे। चलिए हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन 28 नंबर का। अ बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब उसने कहा कि एक बुलेट को एक फिक्स टारगेट में यहाँ पर फायर किया गया है, तो वो 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद आधी अपनी जो वेलोसिटी है वो लॉस कर देती है, मतलब यू से एंटर की तो आधी वेलोसिटी लॉस करने के बाद u बाई 2 बचेगा। हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो उसने कहा कि और कितना ये पेनिट्रेट करेगी रेस्ट में आने से पहले।
बिफोर कमिंग टू रेस्ट अज्यूमिंग दैट इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू मोशन। तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब होगा कांस्टेंट फोर्स, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। मतलब एक तरह से जब बुलेट उस टारगेट में एंटर करेगी तो वो उसका अपोज करने करेगा, कौन? फोर्स जो उसके अंदर है या जो टारगेट है। तो टारगेट में एक तरह से जब एंटर करेगी तो उसमें अपोजिशन जनरेट होगा, एक रेजिस्टेंस जनरेट होगा, एक प्रतिरोध जनरेट होगा, और वो कांस्टेंट है। तो अगर वो कांस्टेंट फोर्स जनरेट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके कारण जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब हम यहां पर मान सकते हैं जो रिटार्डेशन होगा वो हम मान सकते हैं ए, और उसे हम मानेंगे कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट उसे हम मान लेंगे यहां पर। अब आप देखो जरा, यहां पर हम डायग्राम से आपको पहले समझा देते हैं कि ये एक टारगेट हो गया, फिक्स टारगेट है, मतलब यहां पर इसको फिक्स कर दिया गया है इसे। ठीक है, अब यहां पर एक बुलेट इसमें एंटर कर रही है और उसकी स्पीड क्या है? यू के बराबर। और फिर ये 3 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करेगी। ठीक है, यहां पर, और इस लोकेशन पर उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? u डिवाइडेड बाई 2। एंड देन उसने कहा है यहां पर उसकी वेलोसिटी अगर 0 हो जा रही है, तो अगर ये डिस्टेंस यहां पर हम इसको s मान लें जो कि 3 सेंटीमीटर दी है, तो ये जो आगे की डिस्टेंस है, जैसे ये हो गया यहां पर 3 सेंटीमीटर, तो ये जो आगे का है जिसको हम कुछ मान ले रहे हैं यहां पर, सपोज कर लिया s0, तो ये s0 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब आप देखो यहां पर क्या होगा कि आपको इसमें टाइम नहीं दिया गया है। तो अगेन जब टाइम नहीं दिया गया है तो आपके पास कौन सी इक्वेशन है? थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन का हम यूज करेंगे इस तरह से। तो हम यहां पर लिखेंगे बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। माइनस क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन है इसलिए माइनस लगाया गया। अब यहां पर हम इसे लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब हम एक साथ ही अप्लाई करेंगे, जैसे इसमें दो पार्ट हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पर देखो कि दो पार्ट हैं, एक पार्ट है यहां पर ये वाला ए, और यहां तक का ये पार्ट बी, और दूसरा पार्ट है ये सी। तो हम ए बी और ए सी पार्ट को ले रहे हैं यहां पर, तो साथ में ले रहे हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जैसे ए बी पार्ट के लिए ये वैल्यू लें तो हम क्या लिखेंगे? 2as, और डिवाइडेड बाई, जब हम बीसी पार्ट के लिए यही वैल्यू लेंगे तो हम क्या लेंगे? 2as नॉट, दैट इज इक्वल टू, हम ए बी पार्ट के लिए लेंगे, मतलब ये ऊपर वाला जो है वो हम किसके लिए ले रहे हैं? ए बी पार्ट के लिए, और जो ये नीचे वाला है इसको हम ले रहे हैं किसके लिए? बीसी पार्ट के लिए। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखो, ये जो ए बी पार्ट है 2as, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे? यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो इसका यू तो यू ही है, तो यू स्क्वायर रखा, और माइनस वी क्या है? यू बाई टू। तो यू बाई टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। वी की जगह यू बाई टू रखेंगे। और नीचे क्या रखना है? नीचे बीसी पार्ट के लिए है, तो बीसी पार्ट के लिए इनिशियल क्या है? यू बाई टू, तो यहां रखेंगे हम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि यू की जगह पर इनिशियल रखना है जो कि यहां पर यू बाई टू है। तो यू स्क्वायर बाई 4, और माइनस फिर आगे क्या है? 0। अब इसे आप सॉल्व करो, समझ गए ना कि u और b, तो ए बी पार्ट के लिए ये इनिशियल और ये फाइनल, और बी सी पार्ट के लिए ये इनिशियल और ये फाइनल। वही यहां पर रख दिया, यहाँ इनिशियल रखना है, यहाँ फाइनल रखना है, तो इसमें इनिशियल फाइनल नीचे भी रख दिया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, एंड दैट इज इक्वल टू 3। तो एक तरह से यहाँ 2a कैंसिल हो गया, तो s नॉट की वैल्यू आ जाएगी s डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 सेंटीमीटर में है तो ये 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। तो इस तरह से ये हमारा जो टॉपिक था ये फिनिश होता है, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब आपको अलग अलग तरह की चीज़ें बताई गई हैं, उनको आप प्रॉपर वे में ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें जो अलग अलग कुछ पॉइंट्स बताए गए उन पॉइंट्स को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है, तो आपका काम क्या है कि पहले ये आप सॉल्यूशन नहीं देखें। ठीक है, आप यहाँ पर जब भी जैसे दोबारा रिवाइज करें या बाद में फिर से आपको करना है, तो तब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने आप को जब भी आपको करना है,
और उसके बाद ही आप यहाँ पर कोई भी चीज़ फंसती है तो उसको आप बाद में देख लेंगे कि यहाँ पर हमें क्या करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और कहीं पर कोई भी दिक्कत होती है तो जो हम लोगों की लाइव क्लास चलती है उसमें आप उसे कमेंट में भेज देंगे और मैं आपको उसे समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इनकी प्रैक्टिस कर लेना और तब तक के लिए बाय बाय।